नमस्कार। आने वाले समय में यदि आपके घर में बिजली का बिल अडानी बिजली कंपनी से आने लगे और एक यूनिट का 20 से 25 रुपये आने लगे, जो बिजली का बिल अभी आप 1200, 1500, 2000 देते हैं, वो अगर 10 से 15,000 आने लगे तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जी हाँ, बिहार की जो बिजली कंपनी है पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन, और उसका दो भाग है, नॉर्थ बिहार एंड साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, ये भयंकर घाटे में चल रहा है। बिहार के खजाने को नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बर्बाद किया, बिहार अभी लगभग बजट के डेफिसिट और कर्ज कुल मिला दीजिए तो लगभग 6 लाख करोड़ के आसपास बोझ तले दब रहा है। बिजली कंपनियों को जो हर महीने 500 से 600 करोड़ की सब्सिडी दी जा रही थी, मेरी जानकारी के हिसाब से वो बंद हो चुकी है। ऊपर से 125 यूनिट बिजली फ्री कर देने का नीतीश जी का चुनावी वादा, इसने बिजली कंपनियों की धरी सही बची खुची जो ताकत थी कमर में, उसको भी तोड़ दिया। राजनीति जब पॉपुलर स्कीम्स में तब्दील हो जाए, राजनीति जब मतदाताओं की रिश्वतखोरी में तब्दील हो जाए, तो समझिए कि देश और राज्य की अर्थव्यवस्था का बंटाधार होना तय है। वैसे भी अडानी मोदी जी के सबसे चहेते उद्योगपति हैं। जिस तरीके से उन्होंने विगत 5-6 साल में कंपनियों के अधिग्रहण का, उसको एक्विजिशन बोलते हैं, एक अभियान शुरू किया है, इस देश में 4 चीज़ पर अडानी का एकाधिकार हो जाएगा। आप लिख लीजिए। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जितनी चीज़ें काम में आती है, जैसे सीमेंट। आप देखेंगे कि सीमेंट के अधिग्रहण की अगर लिस्ट देखिएगा तो 2022 में होलसिंग इंडिया सीमेंट, जो अंबुजा सीमेंट को लेकर के बना था, उसको समझिए कि डरा धमका के ज़बरदस्ती उसका एक्विजिशन हो गया। गुजरात में एक सीमेंट की कंपनी थी सांगी, तो ये सांगी इंडस्ट्री का जब एक्विजिशन होना था तो उसमें 2 बड़े बीडर ने, यानी नीलामी में बोली लगाने वाले ने भाग लिया था। पहला श्री सीमेंट, जिसका एक यूनिट औरंगाबाद में है, और अडानी का सीमेंट। श्री सीमेंट ने नीलामी में अधिक बोली लगाई थी, लेकिन साहब का आदेश हुआ कि नहीं, अडानी जी इसको लेंगे। श्री सीमेंट नहीं मान रहा था, इनकम टैक्स का छापा पड़ा। हार पार कर 2023 में सांगी सीमेंट को अडानी ने एक्वायर कर लिया। उस इनकम टैक्स की नोटिस में, जिसमें 20,000 करोड़ के पेनाल्टी का धमकी दिया गया श्री सीमेंट को, वो फिर क्या हुआ किसी को नहीं पता। पेना सीमेंट इंडस्ट्री 2024 में, ओरिएंट सीमेंट इंडस्ट्री 2024 में, इसके अलावा एसीसी सीमेंट वगैरह, इस सब को ले लिया अडानी ने। तो इस देश के समस्त सीमेंट इंडस्ट्री पर आने वाले 2 से 4 साल में अडानी का कब्जा हो जाएगा। देश के तमाम एयरपोर्ट्स, आपको पता है कि मुंबई का जो एयरपोर्ट था GVK, वो एयरपोर्ट चल रहा था, एक रेड्डी करके एक ओनर थे उसके। आप याद कीजिए कि कोविड में अचानक से उसके सभी प्रतिष्ठानों पर ईडी की रेड पड़ने लगी। उसको मजबूर कर दिया गया कि वो अडानी को एयरपोर्ट दे दे। तो मुंबई सहित देश के लखनऊ और बहुत सारे एयरपोर्ट्स जो हैं वो अडानी के। आने वाले समय में देश का सारा एयरपोर्ट अडानी के पास होगा। तेल, ऑयल अडानी के पास। इसके अलावा ऊर्जा, पावर, अडानी पावर, ये अडानी के पास। ऐसी स्थिति होगी कि अब अडानी ये डिसाइड करेगा कि यह देश कैसे चलेगा। अडानी ये डिसाइड करेगा कि लोग वोट किसको देंगे। अडानी ये डिसाइड करेगा कि मुकदमे कैसे होंगे। अडानी यह डिसाइड करेगा कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजेस कौन होंगे। आपको अतिशयोक्ति लग रहा होगा, लेकिन ये सब अगले 3 से 4 साल में इस देश में होने वाला है। बिहार में इनका कदम पड़ चुका है, और इनका कदम वैसे ही पड़ा जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल में बैटल ऑफ प्लासी से शुरुआत किया था। तो अब तो लड़ाइयाँ तलवार भाले तोप से नहीं लड़ी जाती है ना, अब तो लड़ाइयाँ कागज़ों से लड़ी जाती है। और ऐसी एक लड़ाई अडानी ने जीता है जेपी ग्रुप के साथ। एक्चुअली जेपी एसोसिएट्स की कुछ यूनिट बैंकरप्ट हो गई। उसकी प्रक्रिया यह है कि जब वो बैंकरप्ट हो जाता है तो बैंकरप्सी का आवेदन वो डालता है, और फिर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, जिन लोगों ने
कर्ज दिए हैं उसकी एक कमेटी बनती है और फिर उसकी नीलामी होती है कि कौन इसको खरीद सकता है। जयप्रकाश एसोसिएट्स जो लगभग 57,000 करोड़ का कर्ज के तले नीलाम हो रहा था, बैंकरप्ट हो गया था, तो उसकी कुछ यूनिट की जब बोली लगी तो उसमें सबसे ज़्यादा बोली लगाया 16,700 करोड़ के आसपास, 16,000 करोड़ के आसपास, कहीं कुछ फिगर है कहीं कुछ, मैं 16-17,000 करोड़ आप मान लीजिए। तो वेदांता के मालिक अनिल अग्रवाल का, अडानी ने उसी का लगभग 14,500 करोड़ का लगाया, 14,535 करोड़ का। कॉमन सेंस क्या कहता है कि अगर नीलामी किसी चीज़ की हो रही है तो जिसकी ज़्यादा बोली रहेगी उसको मिलेगा। कॉमन सेंस। इस टेबल को मैं नीलाम करूं, एक आदमी 10,000 बोले, एक आदमी 8,000, मैं किसको दूंगा? 10,000 वाले को। नहीं, साहब का आदेश हुआ कि तो बताते चलें कि जेपी एसोसिएट्स के पास एक्चुअली ये लोग बैंकरप्ट हुआ कि जब वो गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा था तो उसमें बहुत कर्ज लिया और बैंकरप्ट हो। नोएडा वगैरह के प्राइम इलाके में लगभग 4,500 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है जिसकी कीमत अरबों में होगी, न कई 1 लाख करोड़ में होगी। अब ये 14,535 करोड़ में ये खरीदा गया। अनिल अग्रवाल ने इसका विरोध किया, ट्रिब्यूनल होता है तो सब जगह तो सैया भाई कोतवाल, तो अब डर काहे का। ट्रिब्यूनल ने कहा कि नहीं, अडानी को मिलेगा। कैसे? तो ये अपफ्रंट प्राइस ज़्यादा दे रहे हैं। अपफ्रंट प्राइस का मतलब मान लीजिए कि ये 10,000 का टेबल, इसने कहा कि साहब हम 10,000 में खरीदेंगे और हम 2-2 हज़ार करके चुकाएंगे। एक ने कहा कि नहीं हम 6,000 में ही लेंगे, 3,000 अभी दे देते हैं। अपफ्रंट प्राइस ज़्यादा हो। तो ट्रिब्यूनल ने कहा कि नहीं, जिसको वो बोला जाता है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, वो कहा कि नहीं ये सब ठीक है और ये अडानी साहब को मिलेगा। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए अनिल अग्रवाल साहब और कहा कि साहब हुजूर इसको रुकवाइए, हम तो इस नीलामी में 16,000 करोड़ दे रहा है, ये 14,500 करोड़ दे रहा है, तो हमको मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहा कि ना ये सब में हम नहीं पढ़ेंगे, स्टे नहीं दिया। और कहाँ से देंगे, आप तो देख ही रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जो हालत है। वो लीगली क्या है नहीं है बात अलग है, लेकिन परसेप्शन ये बन रहा है कि अडानी जहाँ हाथ डाला वहाँ सारे एजेंसी सरेंडर हो जाता है। तो इस तरीके से जेपी एसोसिएट्स का भी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से अडानी का साम्राज्य बढ़ रहा है, इसको देख करके लगता है कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई, पहले उसने नवाबों के साथ दोस्ती की, मुग़ल से फरमान प्राप्त किया, धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाई, बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर, उसके बाद कई युद्ध हुए और धीरे धीरे पूरे देश पर उसका कब्जा हो गया। अडानी कहीं इस देश का मॉडर्न ईस्ट इंडिया कंपनी तो नहीं है, कहीं मोदी जी मुग़ल बादशाह हुमायूं तो नहीं है जिन्होंने एक बार परमिशन दे दिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनकी स्थिति मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र जो मुग़लिया सल्तनत के अंतिम बादशाह थे वैसा तो नहीं हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि इस देश में प्रजातांत्रिक इंस्टीट्यूशंस की जो स्थितियां बन रही है वो बहुत उत्साहजनक नहीं है। देश आर्थिक सुनामी, आर्थिक तूफान के मुहाने पर खड़ा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई जिसको बोलते हैं वो लगातार घट रहा है। डॉलर की तुलना में रुपया 100 पहुंच गया। एक इंडेक्स होता है, मैं आपको उसको बता दूं, उस इंडेक्स का नाम है MSCI इंडेक्स, ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स उसको बोलते हैं। ये इमर्जिंग मार्केट्स के स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करता है। भारत का स्ट्रेंथ 11.9 से 12% आका गया है। ताइवान की छोटी मोटी जो कंपनी है उसका जो इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है वो इस देश के पूरे MSCI इंडेक्स से ज़्यादा है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आप ये समझ लीजिए कि ताइवान की एक कंपनी का रुतबा, का विश्वास, का साख इस देश के समस्त कंपनियों को मिला करके भी ज़्यादा है। अडानी के बढ़ते प्रभाव और अडानी के निरंतर अश्वमेध के घोड़े का बढ़ता जाना और कंपनी दर कंपनी को कब्जा करना, जिसको कॉरपोरेट की भाषा में एक्विजिशन बोलते हैं, वह न सिर्फ एफडीआई को, मैं वर्ल्ड बैंक के आंकड़े दिखा देता हूँ, ऑल टाइम लो हो रहा है। यानी इसका सीधा मतलब हुआ बाहर से पैसा नहीं आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उतना ही नहीं, जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, एक आंकड़े के मुताबिक अडानी के उस आक्रामक और अडानी के बढ़ते प्रभाव से
इंडियन कंपनी का भी बुरा हाल है, और इंडियन कंपनी इतनी डरी हुई है कि वो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करती। इसको इकोनॉमिक्स की बोलचाल भाषा में बोला जाता है कैश रिजर्व। आंकड़े बताते हैं कि अभी भारत में लगभग 14 लाख करोड़ रुपया का ह्यूज कैश रिजर्व है। इसका मतलब, इसको ऐसे समझिए कि इंडियन कंपनीज के पास पैसा है, लेकिन वो मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रही है डर से। क्यों? क्योंकि अगर उसने इन्वेस्ट किया, और अगर जिस फील्ड में वो इन्वेस्ट किया, अगर उसका ही अडानी से टकरा गया, तो अडानी फिर उसको राक्षस की तरह निगल जाएगा। हनुमान जी सूरज को निगल गए थे ना, वैसे वो निकल जाएगा। उस डर से ये 14 से 15 लाख करोड़ रुपया, और ये बड़े कंजर्वेटिव फिगर है। कुछ फिगर बताते हैं कि संभवतः यह आंकड़ा इस देश के बजट के आसपास है, संभवतः 50 लाख करोड़। और ये सब आंकड़े कोई एग्जैक्ट बता नहीं सकता है, क्योंकि ये आंकड़े बड़े क्लैंडस्टाइन तरीके से आते हैं, बट बहुत सारे तकनीक है जो ये बताते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट हैं जो इन चीज़ों को बताते हैं। ये बिजनेस लाइन में ये रिपोर्ट है कि 14 लाख करोड़ रुपया। इसका मतलब क्या है कि बाहर से पैसा आ नहीं रहा, और यहाँ जो पैसा है रखे वो उसको घरे में रखे, उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। इसके चलते मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नीचे जा रहा है, एक्सपोर्ट्स नीचे जा रहा है, तेल के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, और रुपया डॉलर के मुकाबले बहुत नीचे जा रहा है। कुल मिला जुलाकर यह देश बहुत तेजी से वैसे जहाज में सवार है जो बेतहाशा बरमूडा ट्रायंगल की तरफ बढ़ रहा है। और आपको पता है कि बरमूडा ट्रायंगल समुंदर का एक वैसा खतरनाक इलाका है जहां जहाज जब डूबता है तो उसका अस्थि पंजर भी नहीं मिलता है। जिस रफ्तार से इस देश की अर्थव्यवस्था आर्थिक सुनामी से टकराने जा रही है, पता नहीं आने वाले समय में क्या होगा। अब ये बातें ड्राइंग रूम के स्टूडियो इकोनॉमिस्ट और अर्थव्यवस्था के जानकार लोगों से निकल करके आम लोगों के बीच विमर्श का विषय हो रहा है। इन्हीं कारणों से मैं आम लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ। एक और चीज़ आपको बता दें, एक कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं फ्रेजाइल इकोनॉमी। 2014 में बताया गया था कि 5 देश हैं जो फ्रेजाइल इकोनॉमी, फ्रेजाइल का मतलब बड़ा जैसा नहीं होता है, शीशा कभी ले जाइए कुरियर से तो लिखता है फ्रेजाइल ग्लास, माने कोमल चीज़ है, टूट जाएगा। उसमें इंडिया, ब्राज़ील, टर्की, इस तरह से 5 देश थे। मैं आपको दिखा देता हूँ उसके। 2026 में उसमें से 3 देश निकल गए, और अब हम 2 ही बचे, इंडिया और टर्की। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि फ्रेजाइल इकोनॉमी के कैटेगरी से भी नीचे सरक करके हम लोग डेंजरस जोन में पहुंच गए हैं। ये है पिछले 12-13 साल से मोदी जी का देश प्रेम और मोदी जी का अडानी और अंबानी प्रेम। बंगाल के इतिहास को अगर आप पढ़िएगा तो पाइएगा वहाँ एक नगर सेठ हुआ करता था। वो नगर सेठ ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिमों से, उसके मिलिट्री लीडर से, सिविल सर्वेंट से, ब्यूरोक्रेट से मिल करके और बंगाल के नवाब के ही खिलाफ साजिश करता था। और कहा जाता है कि बैटल ऑफ पलासी, इवन बैटल ऑफ बक्सर या और जितने युद्ध हुए, उन सभी युद्ध में उस नगर सेठ ने अंग्रेज़ों की मदद की थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रुख अख्तियार करता अडानी का मदद कोई नगर सेठ कर रहा है? वो कौन नगर सेठ कर रहा है आप और अब जानते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग पुनः 1757 से आगे जो 200 साल हुआ वैसे नियो इंपीरियलिज्म के दौर में प्रवेश करने वाला है। ये शब्द बड़े भारी भरकम हैं, बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं ये विषय विमर्श के, लेकिन इसको आम आदमी को जानना चाहिए। लबो लबाब ये है कि इस देश में पैसा है, लेकिन उससे व्यापार नहीं हो रहा है, उसका इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, बाहर से पैसा आ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक माहौल बन गया है कि अब जो करेगा सो अडानी ही करेगा, और अगर कोई दूसरा करेगा तो अडानी हड़प लेगा। ठीक वैसे ही इसको और समझा देते हैं कि किसी शहर में अगर 10 गुंडा आ गया तो लोगों के पास पैसा रहता है, लेकिन वो ज़मीन नहीं खरीदता है, घर नहीं बनाता है, फैक्ट्री नहीं लगाता, दुकान नहीं लगाता, क्योंकि उसका दुकान लूट लिया जाएगा। तो ये सोफिस्टिकेटेड कॉरपोरेट वॉरफेयर है, जिसके तहत भारतीय इकोनॉमी में न कोई बाहर से पैसा लगा रहा है और न यहाँ का आदमी पैसा लगा रहा है। और यही स्थिति है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो अधिकांश महान सांसद हैं, उनके जुबान पर सिर्फ एक तकिया कलाम रहता है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। आजकल ये तकिया कलाम हो गया भाजपा का, देश के यशस्वी प्रधान। तो देखिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का अगला कदम क्या होता है। हमको और आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने नतमस्तक होना पड़ता है, या कोई गांधी आएगा, कोई भगत सिंह आएगा, कोई राजगुरु आएगा, कोई नेहरू आएगा, कोई पटेल आएगा, कोई सुभाष आएगा, जो इस देश को सुनामी की तरफ, बरमूडा एंगल की तरफ बढ़ते हुए नाव को साहिल की ओर किनारे पहुंचाएगा। हमें उस वक्त का इंतजार रहेगा। आप भी इंतजार कीजिए। नमस्कार।